पाकिस्तान का जो माशी बहरान है, जिस तरह से मसाइल चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3.5 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन बदस्तूर जारी है। सऊदी अरब ने पहले $2 अरब दिए और अब $1 अरब दिया। कहा जा रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ से कौमी जो इदारे हैं, PIA, स्टील मिल और वापडा वगैरह, ये सारे मुसलसल खसारे का शिकार हैं, कर्जे लेके कर्जों पर चल रहे हैं। और फिर तीसरी तरफ से जो तरसीलात ज़र हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भेज रहे हैं, हम देखते हैं उनमें तो ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के मईशत के हवाले से चल क्या रही है और मौजूदा गवर्नमेंट इस पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम नुकात उठाए हैं। असल में सब बात ये थी कि जिस वक्त इस हुकूमत ने हल्फ उठाया था, तो अगर हम रिजर्व की बात करें, जो सऊदी अरब से $2 अरब मिले हैं, तो उस वक्त रिजर्व जो स्टेट बैंक के थे वो $10.2 अरब थे। अब स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे ये गिरने शुरू हुए और सऊदी अरब से $2 अरब मिलने के बावजूद हमारे जो रिजर्व हैं वो $10.2 अरब से गिर के $8.2 अरब रह गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सऊदी जो कर्जा मिला है उसको छोड़ जहन से निकालें तो $4 अरब की अमलन कमी हुई है 4 महीने में। ये इंतहाई एक तशवीशनाक बात है और ये उस वक्त हुई है कि जब हुकूमत कह रही थी कि 4 महीने पहले कि जी तो बाईपास की जरूरत है और मईशत दिवालिया हो गई, लेकिन अब तो $2 अरब मिलने के बावजूद हम उससे नीचे चले गए, $2 अरब नीचे। एक तो तशवीश की बात ही है। दूसरा, हमने देखा कि स्टेट बैंक ने जो है 2 मरतबा शरह सूद में इजाफा किया और जो रुपए की कदर है वो भी 2 दफे गिरी और 124 रुपए का डॉलर था जब हल्फ उठाया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, अब ये 140 पर चला गया। तो ये तमाम 3 इतनी बड़ी खराबियां हैं, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रुपए की कदर पर दबाव बरकरार है, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बरकरार है, तिजारती खसारा, जारी हिसाबात का खसारा ऊंचा है और महंगाई बढ़ेगी जिससे अवाम जो है कुचले जाएंगे। और स्टेट बैंक भी ये कह रहा है, आलमी इदारे भी कह रहे हैं कि 2019 और 2020 में जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा ये उससे कम होगा जो मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिला था। एक और बात यह है कि बड़ा ये चर्चा रहा कि जी 10 साल में बेतहाशा पाकिस्तान के कर्जे बढ़े और कहा गया कि जी 23,000 अरब रुपए कर्जे बढ़ गए 10 साल में, तो वो तो बनता है 2300 अरब जो है सालाना। इस हुकूमत के पहले साल में इस औसत से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़ेंगे। ये बहुत ही तशवीश की बात है और टैक्स जो है वो जो कर्जा और GDP का जो तनासुब है वो भी बढ़ जाएगा। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सब का जितने भी सख्त इक़दाम उठाए हैं उनके साथ अगर मईशत में कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की जाती तो कभी भी पायदार बेहतरी नहीं आएगी। और इसका इदराक जो था तहरीक इंसाफ को था, चुनाचे उनका जो मंशूर था 100 दिन का नुकात थे 10, उसका एक जुमला मैं आपको सुना देता हूँ कि हम पहले 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी, इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। तो नाफिज तो बहुत बात की बात है, 100 दिन तो गुजर चुके हैं, अदल की पॉलिसी तो उन्होंने बनाई ही नहीं है टैक्सों की और ना आने वाले वक्त में बनने का इम्कान है। उसकी वजह यह थी कि अदल पर मबनी जो टैक्स पॉलिसी है अगर वो पर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान के 70% जो माशी मसाइल है वो हल हो सकते हैं। लेकिन वो अदल की पॉलिसी बनाने के लिए तो ना काबीना तैयार है, वफाकी काबीना, ना जो है वो कौमी असम्बली तैयार है, ना जो है सेनेट तैयार है, ना सूबाई असम्बलियां तैयार है। डॉक्टर साहब, अदल की पॉलिसी है क्या? अदल की क्या पॉलिसी होनी चाहिए टैक्सों में? जी, बड़ा अहम नुकता उठाया है। अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हर शख्स जिसकी आमदनी एक मुकर्रर हद से ज्यादा है उससे इनकम टैक्स नाफिज और वसूल किया जाएगा। अब आप कहते हैं जी 8 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी भी आमदनी है उसने पाकिस्तान में टैक्स देना है। अगर ये आप कानून बना देते हैं जो कि सबके मंशूर में था, तो कम से कम 1 करोड़ आदमी जो है वो इनकम टैक्स देंगे और 1 करोड़ आदमी जो है वो टैक्स के गोशवारे दाखिल करेंगे, जबकि अभी तक सिर्फ 12 लाख आदमी तकरीबन गोशवारे दाखिल कर रहे हैं। यानी 4,500 अरब रुपया इजाफी हुकूमत को मिलेगा टैक्सों की मद में और उससे आवाम को रिलीफ देना मुमकिन होगा। जो GST बहुत ज्यादा ऊंची शरह है, बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख हैं वो भी कम होंगे। उसके साथ अदल की पॉलिसी ये भी है कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे
और जो चोरी का पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है उसको आप रोकेंगे और डीसी रेट को मार्केट रेट के ऊपर लेके आ जाएंगे, टैक्स दान का दायरा वसी करेंगे। और यह काम वफाक में भी करना है, सूबे में भी करना है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर ये हम नहीं करते तो हमारी मईशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, और अगर करते हैं तो 70% मसाइल इससे हल हो जाते हैं। एक और चीज है कि हमने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रखा है 111(4) कि चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा बाहर जाता है हुंडी से, फिर वो तफसीलात की शक्ल में वापस आ जाता है, जिससे कि फिर हम तिजारती खसारा पूरा कर रहे हैं। तो ये तो आग से आप खेल रहे हैं, इसलिए कि तिजारती खसारा तो पूरा होना चाहिए बरामदात से। जो बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं उससे तो सरमायाकारी होनी चाहिए ताकि ग्रोथ हो। हम आपसे ये खेल रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई से पिछले 5 वर्षों में कोई 46 अरब डॉलर की तफसीलात आई। अब अगर ये 46 अरब डॉलर को का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता तो आप अंदाजा लगाइए कि ग्रोथ कितनी ज्यादा होती, रोजगार कितना ज्यादा होता। अब हमने क्या किया कि ये टैक्सों का जालमाना निजाम रखा और बिजली पेट्रोल के दाम बढ़ाए ताकि बरामदात ना बढ़े, और बरामदात ना बढ़ने से जो नुकसान था वो आपने तिजारती खसारे से पूरा कर लिया। ये तो तबाही का भी नुस्खा है, सलामती के भी खिलाफ है और किसी वक्त मुझे खदशा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि तरसीलात ज़र आई हैं, और अभी भी मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि तकरीबन 21 बिलियन डॉलर जो हैं बाहर से तरसीलात ज़र पाकिस्तान आती हैं, तो ये जाती कहाँ हैं? आपने इसमें ये भी जिक्र किया कि वापस जो हैं ये हुंडी के जरिए इस्तेमाल होती हैं, तो इसको किस तरह से हुकूमत मैनेज कर सकती है? देखिए, 2 चीजें हैं। इसमें पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। पिछले 5 वर्षों के अगर आदाद शुमार देखें तो हमें 135 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है। आप कोई सोचे कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर 135 अरब डॉलर तो आपने तिजारती खसारा कर लिया बेतहाशा इंपोर्ट करके, अब 135 अरब डॉलर कहाँ से आते हैं? तो बरामदात तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं और गैर जरूरी इंपोर्ट्स भी कम नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो रेमिटेंसेज बाहर से आती हैं, जैसे आपने कहा अभी कि 94 अरब डॉलर आई है बाहर से 5 वर्षों में, उस 94 बिलियन डॉलर्स को हमने इस्तेमाल कर लिया तिजारती खसारे को कम करने के लिए। हालांकि ये पैसा जाना चाहिए था सरमायाकारी में। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा ये हो रहा है कि हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, उसमें ये है कि अगर बाहर से कोई रेमिटेंस आती है तो 1 करोड़ से नीचे का कोई रेमिटेंस पर तो कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, और 1 करोड़ से ऊपर 1 साल में सिर्फ एफबीआर पूछ सकता है और कोई इदारा नहीं पूछ सकता। यानी अगर फर्ज कीजिए कि कहीं से ड्राइवर जो है 2 करोड़ रुपए हमें भेज देता है तो 1 साल में उससे कोई नहीं पूछ सकता सिवाय जो है वो एफबीआर के। और एफबीआर का आपको पता है कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि रेमिटेंसेस ज्यादा है ताकि तिजारती खसारा वो कम किया जा सके। तो बरामदात बढ़ाने का जो प्रेशर था वो भी नहीं है और गैर जरूरी इंपोर्ट्स कम करने का भी प्रेशर नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बरामदात बढ़ानी चाहिए, तो बरामदात किस तरह से हुकूमत बढ़ा सकती है? हुकूमत तो बरामदात वाले जो मसनूआत यानी फैक्ट्रीज हैं उनकी बिजली महंगी कर देती है, उनको तो कोई सब्सिडी भी नहीं है, तो फिर बरामदात कैसे बढ़ाएगी हुकूमत? जी, आपने खुद ही जवाब दे दिया। तो लेकिन सवाल यह है कि आप बिजली, गैस, पेट्रोल क्यों महंगी कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं आना नहीं चाहते, काबीना तैयार नहीं है, असेंबलियां तैयार नहीं है, एजेंडे में था। तो अब गुजारिश ये है कि मैंने अर्ज किया आपको कि हम जो पाकिस्तान की टैक्सों की कैपेसिटी है उससे 4,500 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहे हैं। अब ये जो कम आता है तो उसको कुछ तो पूरा करते हैं तालीम का बजट कम करके, कुछ कम करते हैं सेहत का बजट कम करके, कुछ करते हैं तरक्याती अखराजात का बजट कम करके, और कुछ ये करते हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, गैस के नर्ख बढ़ा दिए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए। तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, महंगाई भी होती है और बरामदात मुतासर होती हैं। अब मैं आपको एक बड़े आपने चूंकि बड़े अहम सवाल किए हैं, मैं आपको 2 फिगर दे रहा हूँ। 2011 से 2018 तक हमारी जो रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है वो 8.4 अरब डॉलर हुआ, और बरामदात में जो इजाफे के बजाय कमी हुई 1.6 अरब डॉलर। आप सोचें कि 11 से 18 तक के मुद्दत में पाकिस्तान की बरामदात गिर गई, हालांकि दुनिया की तो बेशतर मुल्कों की बढ़ रही है, और आपने रेमिटेंसेस पर जोर लगा के 8 अरब डॉलर का इजाफा कर लिया। तो ये तो आग से खेलना हुआ ना, क्योंकि अगर कभी भी अमेरिका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बात कर ले कि जनाब ये 111(4) जो है ये तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके अलावा जो तफसीलात जैसे मैंने कहा कि 46 अरब डॉलर तो सऊदी अरब और यूएई से आई हैं, तो वहां पर भी ये बात कर सकते हैं कि जी ये
मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इसकी आड़ में अगर ये कमी करा दें तो हमारी मईशत का क्या हाल होगा, हमारी सलामती को कितने खतरात लाक होंगे। तो सिर्फ टैक्स चोरों को नवाजने के लिए, ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए हम बरामदात भी गिरा रहे हैं, तिजारती खसारा बढ़ा रहे हैं और ये खत्म मोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें, जैसे कि आपने कहा कि टैक्सों का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, जालिमाना नहीं होना चाहिए, जो लोग जिन पर टैक्स बनता है उनको देना चाहिए। एक और जो हुकूमती पॉलिसी आई है वो ये है कि जो बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान में लोग आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो मोबाइलों पर टैक्स लगाया गया है कि वो एक से ज़्यादा मोबाइल नहीं ला सकते। हालांकि बहुत से होते हैं बाहर के अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, बहन भाइयों के लिए मोबाइल लेकर आते हैं। तो आप क्या समझती हैं ये टैक्स लगाना ठीक है? इससे कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाराज़ हो जाएं कि हम एक छोटी सी तरसीलात ज़रबी भेज रहे हैं और फिर भी हम ही पिस रहे हैं, हम पर ही टैक्स लिया जा रहा है? नहीं, देखिए जो तरसीलात वो भेज रहे हैं, अब मैंने जैसे आपसे बताया कि ये आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप क्या ख्याल से 5 साल में 46 अरब डॉलर इन दो मुल्कों से पाकिस्तान इतनी आमदनी लोगों के पास है, या ये कि ये कुछ ना कुछ जो है वो 111(4) के तहत भी हो रही है। अब ये देखिए इसके अंदर टैक्स का तो ये है कि आप अगर कोई भी चीज आकर लेकर आते हैं, हुकूमत ये चाहती है कि उस पर अगर वो कमर्शियल यूज के लिए ला रहा है या तोहफा दे रहा है तो कुछ चीजों पर, लेकिन टैक्स का तो एक उसूल, अगर मैंने तो चूंकि उसूल ये बताया कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स होना चाहिए, जो बाहर से चीज आती है उसको भी टैक्स देना चाहिए। अब समंदरदार पाकिस्तानी जब यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं तो उनसे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी में हमने देखा कोई 20% सालाना, 25% सालाना इजाफा होता है, तो चंद सालों बाद बेचते हैं तो पैसा जाता है। तो उनको जो सहूलियात और इज्जत मिलने पर के तो मैं बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मोबाइल अगर लाते हैं तो उस पर टैक्स दे दें। उस पर कुछ अमली मुश्किलात हैं, मेरा ख्याल से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, मगर उसूली तौर पर सही है, मगर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की गुंजाइश है ताकि ये जो कंप्लेंट है ये कम हो